ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान सागर ग्रंथमाला, ग्रंथ क्रमांक 94, जीवन विकास के सूत्र। लेखिका है इंदुमती कादरे जी। पृष्ठ संख्या 63, अध्याय 5, साधनामय युवा अवस्था। युवा अवस्था 16 से 35 वर्ष की होती है। उसके दो चरण हैं, विवाह पूर्व युवा अवस्था, दूसरा है विवाहोत्तर युवा अवस्था। विवाह पूर्व युवा अवस्था को ब्रह्मचार्य आश्रम कहा जाता है, और आज तो ब्रह्मचार्य नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं, दिखाई नहीं देती। परंतु यह महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मचार्य जीवन विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है व्यवस्था है। ब्रह्मचार्य पालन में सर्व प्रकार का सामर्थ्य बढ़ता है। संयम और एकाग्रता और व्यायाम और परिश्रम शरीर, इंद्रियों और मन को साधने के उपाय हैं। इस अवस्था में माता पिता से बहुत कुछ सीखना होता है। युवा ने सीखने की और माता पिताओं ने सिखाने की क्षमता अपने आप विकसित करनी चाहिए। युवा अवस्था में दायित्व बोध का विकास होना चाहिए। शास्त्रीय पद्धति से विचार करना, निर्णय करना और बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। युवा घर की, समाज की और राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति है। हमारा हर युवा ऐसा हो, ऐसी कामना सभी को करनी चाहिए। इन बातों को सूत्र रूप में स्पष्ट करने वाला यह ग्रंथ हर महाविद्यालय और सच कहें तो हर युवा के पास होना चाहिए। हर युवा को इसका पारायण करना चाहिए। पहला, शक्तियों को कसने का काल। आयु के 15 वर्ष पूर्ण हुए और हम युवा बने। कल तक हम बच्चे थे, अब बड़े हुए, स्वतंत्र हुए, बड़े होने के संकेत मिलने लगे। शरीर प्राणवान, ऊर्जावान बना। मन में नई नई भावनाएं और इच्छाएं जागृत होने लगीं। नई नई कल्पनाएं आने लगीं। जीवन विषयक नए नए स्वप्न आने लगे। सब कुछ करने का, कर दिखाने का उत्साह जगा। यह शक्ति संचार का समय है। शक्तियों के प्रबत होने का काल है। इसलिए अब शक्तियों को कसने का भी काल है। अब शक्तियों का नियमन चाहिए। शक्तियों को उचित मार्ग में, उचित बातों में लगाने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार से शक्तियों के संतुलन की आवश्यकता है। शारीरिक शक्तियों को कसने के लिए व्यायाम, खेल अनिवार्य है, और प्राणिक और मानसिक शक्तियों का सम्यक विकास हेतु योगा अभ्यास अनिवार्य है। बौद्धिक शक्तियों के विकास हेतु स्वाध्याय, प्रयोग, कारीगरी के कौशल और क्रियात्मकता आवश्यक है। चित्त शुद्धि और अहंकार के निरसन हेतु आहार विहार का नियमन और सेवा आवश्यक है। सर्व प्रकार की शक्तियों के विकास की संभावनाएं का यह काल है। ये सारी बातें करने की या ना करने की स्वतंत्रता भी है। यह सब स्वेच्छा से ही किया जाता है, क्योंकि सब में मैं बड़ा हो गया, किसी का कहना मानने की क्या आवश्यकता, ऐसी वृत्ति भी जागृत होती है। दूसरा, श्रम, व्यायाम और खेल। शरीर कसने हेतु, शक्ति संपादन हेतु श्रम, व्यायाम और खेल का अत्यंत महत्व है। चलना, दौड़ना, भागना, भार उठाना, श्रम पूर्वक किए जाने वाले काम का दैनंदिन जीवन का अंग बनाना चाहिए। युवक युवती दोनों के लिए इसका विशेष महत्व है। श्रम के साथ घर का कामों को जोड़ना बुद्धिमानी है। इसमें विभिन्न कौशलों का विकास होता है तथा शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सुडौल बनते हैं। मैदानी खेलों का भी उतना ही महत्व है। मिट्टी में रगड़कर चीख चिल्लाहट, खींच पकड़ आदि का समावेश खेलों में होने चाहिए। कबड्डी, तैराकी, कुश्ती ऐसे खेल जो सब खेल सकते हैं। सूर्य नमस्कार, मलखंब, रस्सी कूद आदि व्यायाम के उत्तम प्रकार हैं। चक्की पीसना, कूटना, लकड़ी फाड़ना श्रम, व्यायाम और काम समन्वित रूप हैं। उसी प्रकार बगीचे में और खेत में काम करना श्रम, व्यायाम, कौशल और आनंद का समन्वित रूप है। दिन में कम से कम 2 घंटे सक्रिय रूप में व्यायाम आदि के लिए देने चाहिए, और पूरे शरीर में से पसीना बहाना चाहिए, जिससे शरीर की आंतरिक शुद्धि हो। पसीने के साथ मन के भी नकारात्मक भाव निकल जाते हैं। उत्तम शरीर, स्वस्थ और भरपूर ऊर्जा युवावस्था की संपत्ति है। इस संपत्ति का उत्तम पद्धति से अर्जन करना चाहिए। यह हो सके इस प्रकार से दिनचर्या का नियोजन करना चाहिए। तीसरा, योगाभ्यास। योगाभ्यास प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था में करणीय अभ्यास नहीं है। उसका सबसे अधिक लाभ युवावस्था में ही होता है, क्योंकि इस अवस्था में प्रारंभ करने से जीवन भर वह साथ रहता है, और वर्तमान में तो वह लाभ देता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे वह अधिक परिपक्व होता है।
सर्वांग संपूर्ण योगाभ्यास के लिए इसी अवस्था में शरीर मन आदि योग्य होते हैं। तब वे जरा कच्चे ही थे, अब सक्षम हुए हैं। इसी अवस्था में वे आरंभ ही करना चाहिए। सम्यक रूप में योग के बारे में जानने वाले लोग जानते हैं कि योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, केवल व्यायाम या चिकित्सा नहीं है। वह मुख्य रूप से अंतःकरण को योग यथा योग्य रूप में विकसित करने वाला शास्त्र है। इसी रूप में युवाओं को योग का अभ्यास कराना चाहिए। आसन और प्राणायाम को भी योग की तरह करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम की तरह नहीं। योग के प्रथम 5 अंगों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। वर्तमान समय में सर्वत्र आसन और प्राणायाम की चर्चा ही होती है। समझदारी पूर्वक इससे मुक्त होकर योग को सही रूप में अपनाना चाहिए। उसी प्रकार योग को चिकित्सा के समिति अर्थ में न लेते हुए अंतःकरण के सम्यक विकास हेतु उचित उपाय के रूप में लेना चाहिए। ऐसा योगाभ्यास युवावस्था के लिए अत्यंत लाभकारी है। चौथा है ब्रह्मचार्य। युवाओं के लिए यदि सर्वाधिक आवश्यक कुछ है तो वह है ब्रह्मचार्य साधना। ब्रह्मचार्य का संबंध केवल जनेंद्रिया से या स्त्री पुरुष संबंध से नहीं है। ब्रह्मचार्य का संबंध सभी ज्ञानेंद्रियों और मन से है। ब्रह्मचार्य का व्यावहारिक अर्थ है इंद्रियां संयम। यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम अभी इंद्रियों का व्यापार खुला है, इंद्रियां सक्षम बनी हैं, अपने विषयों का आस्वाद मांग रही हैं, व्यावहारिक और मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और आकर्षण के क्षेत्र भी विशाल है। इस समय संयम कठिन है तो होता है, परंतु आवश्यक भी उतना ही होता है। इस स्थिति में एक और योगाभ्यास का अवलंबन करना, दूसरी ओर विषयों के आकर्षण का दृढ़ता पूर्वक प्रतिकार करना, ये 2 मार्ग हैं। युवा अवस्था की संपूर्ण शक्ति इसी में लगनी चाहिए। इस दृष्टि से शास्त्र ने अलंकार, श्रृंगार, सुख सैया, श्रृंगार प्रधान, मनोरंजन, युवक युवतियों की मैत्री और सहचार, उत्तेजना बढ़ाने वाले मादक द्रव्यों और खाद्य पदार्थों आदि का निषेध किया है। यह सब ना कर इंद्रियों को शक्ति को बचाना, बढ़ाना और केंद्रित करना आवश्यक है। आजकल जो बेतहाशा नाच गाना और उत्तेजनापूर्ण कार्यकलाप हो रहे हैं, उससे पुरुष तत्व और स्त्री तत्व चिंताजनक रूप से क्षरण हो रहा है। उसे रोकने के लिए ब्रह्मचार्य अत्यंत आवश्यक है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की रक्षा, तरुण तरुणी और युवक युवती को अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री बनाना, अर्थात पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के गुणों को प्राप्त करना है। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का एक अंग है जनन क्षमता प्राप्त करना, अच्छी संतान को जन्म देना की योग्यता प्राप्त करना। वर्तमान स्थिति की विषमता यह है कि शिक्षित, आधुनिक और धनवान युवक युवतियों की जनन क्षमता गंभीर रूप से कम हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप या तो वे आगे चलकर संतान को जन्म नहीं दे सकते, या देते हैं तो वह कार्य अत्यंत कष्टमय होता है और जन्मी हुई संतान शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल होती है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के क्षरण के 3 प्रथमदर्शी कारण हैं। प्रथम है युवती का युवक जैसा और युवक का युवती जैसा होना की वृत्ति और प्रवृत्ति, और दूसरा कारण है खान पान का कोई निर्बंध ना होना, और तीसरा कारण है मनोरंजन के नाम पर कुछ भी देखना और करना, किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं मानना। युवा अवस्था के लिए भीषण खतरा है। इसके दुष्परिणाम समाज को, राष्ट्र को भुगतने ही पड़ते हैं। समस्त प्रजा सामर्थ्यहीन बनती है। इससे बचने के लिए ब्रह्मचार्य साधना अत्यंत परिणामकारी उपाय है। इसी के लिए व्यायाम, योगाभ्यास, संयम आदि का महत्व है। ये सब अपने ही हाथ में है, इसलिए हमें ही इसे अपनी जीवन शैली का अंग बनाना है। वर्तमान विपरीत परिस्थिति में मार्ग तो यही है, अतः हमारी सारी शक्ति इसी में लगानी है। छठा है स्वतंत्रता का अर्थ। 16 वर्ष की आयु में हम स्वतंत्र हुए हैं। इसका अर्थ है अपने जीवन तंत्र को अपने हाथ में लेना,
अपने जीवन का दायित्व स्वयं लेना। हम केवल अधिकार को ही नहीं स्वतंत्रता मानते हैं, ऐसा ना करके दायित्व को स्वतंत्रता मानना चाहिए। अधिकार स्वयं उसका अनुसरण करेंगे। 16 वर्ष के युवा को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं 100 वर्ष जीऊंगा, 100 वर्ष आरोग्य रहूंगा, 100 वर्ष कार्यशील रहूंगा, सजग शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से संपन्न होकर जीऊंगा। मैं 100 वर्ष के जीवन कर्तव्य संपन्न बनकर जीऊंगा। मैं दीन और दुर्लभ नहीं बनूंगा, मैं दीन और दुर्बल नहीं बनूंगा, मैं हताशा, निराशा और विवश नहीं बनूंगा। मैं 100 वर्ष का सार्थक और भरपूर जीवन जीऊंगा। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए उचित संयम, उचित कर्तव्य, उचित जीवन शैली अपनाना है। अपने 100 वर्ष के निरामय सुंदर जीवन को लक्ष्य बनाकर युवावस्था की साधना का स्वीकार करना है। इस दृष्टि से हर युवक युवती को प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इन सब के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, अनुभवी सुयोग्य लोग क्या कहते हैं और अपने आपस के गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, प्रौढ़, वृद्ध आदि कैसे जीवन जी रहे हैं, इसका अध्ययन करना चाहिए और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए ये निश्चित करना चाहिए। एक बार निश्चय हो गया तो पाने के लिए पुरुषार्थ करना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है और यही स्वतंत्र होने का अर्थ है। अध्ययन साधना, 7वां नंबर, अध्ययन साधना। छात्र के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का काल है। उच्च शिक्षा का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन। जीवन और जगत के संबंधित शास्त्रों का अध्ययन कर बुद्धि को विशाल और उदार बनाने का यह समय है। देश को काल में दूर तक देखने की क्षमता प्राप्त करने का यह काल है। गंभीर अध्ययन का यह काल है। अतः अपनी रुचि का क्षेत्र निश्चित कर उससे अच्छे अध्ययन में लग जाना चाहिए। जो गंभीर अध्ययन करता है उसे श्रृंगार, सस्ते मनोरंजन, उथले निरर्थक क्रिया कलापों में के लिए समय नहीं होता है। यह 10 वर्ष का काल जानकारी प्राप्त करने का, सिद्धांत और मर्म को समझने का, उसके व्यवहारिक संदर्भों का विश्लेषण करने का और शोध और अनुसंधान करने का काल है। अतः समस्त बुद्धि शक्ति अध्ययन में लगानी चाहिए। अध्ययन और अनुसंधान किस लिए करना है, इसका भी निश्चय करना चाहिए। यदि हम ज्ञान की सेवा करना चाहते हैं तो तेजस्वी छात्र बनकर अध्यापक बनने हेतु अध्ययन करना चाहिए। यदि हम राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो राजनीति, धर्म नीति और समाज नीति का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम सैन्य में जाना चाहते हैं तो सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो समाज और सांस्कृतिक विषय अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र का चयन करने के पश्चात भी राष्ट्रीय दृष्टि स्पष्ट हो, राष्ट्र जीवन को समृद्ध बनाने में हमारा योगदान हो, इस प्रकार का अध्ययन तो होना ही चाहिए। 8वां, अर्थार्जन की सिद्धता। यह काल गृहस्थ आश्रम की पूर्व तैयारी का है। उसका एक महत्वपूर्ण अंग है अर्थार्जन। इन 10 वर्षों में अर्थार्जन हेतु केवल सिद्ध ना होना अपितु प्रत्यक्ष अर्थार्जन करना भी है। इस दृष्टि में कुछ बातें सीखनी भी हैं और इस दृष्टि से अर्थकारी शिक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण कार्य है। महाविद्यालय में किसी भी विषय की शिक्षा प्राप्त करना और उसका संबंध अर्थार्जन से जोड़ना और अर्थार्जन का संबंध नौकरी से जोड़ना, यह युवा अवस्था के मूल्यवान वर्षों को व्यर्थ गंवाने जैसा है। वास्तव में आज जो शिक्षा चल रही है उससे अलग होकर अर्थार्जन का विचार करना चाहिए। बुद्धिमान युवाओं को चाहिए कि वे अर्थशास्त्र, अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवहार, संपत्ति, समृद्धि, वैभव आदि के बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त करें। वर्तमान अर्थ केंद्रीय व्यवस्था कितनी हानिकारक है और धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था कितनी आवश्यक है, ये समझें और अपना अर्थार्जन धर्मानुकूल ही होना चाहिए, ऐसा निश्चय करें। नौकरी, मजदूरी, उत्पादन, वाणिज्य ये अर्थार्जन के प्रमुख माध्यम हैं। ज्ञान की, रुगण की, धर्म की सेवा का सीधा नहीं अप्रत्यक्ष संबंध अर्थार्जन से है। इन सब का साधक वादक विचार कर हमें कौन सा मार्ग अपनाना है यह निश्चित करना चाहिए। वैसे तो 15 वर्ष की आयु में क्षेत्र निश्चित होता है, 16 से 20 वर्ष में उसकी शिक्षा होती है और 20 से 25 में प्रत्यक्ष अर्थार्जन होता है। अर्थार्जन में स्थिर होने के बाद विवाह होता है। 9वां, गृहस्थ आश्रम की पूर्व तैयारी। अभी
ब्रह्मचार्य आश्रम के कुछ समय बाद गृहस्थ आश्रम में पदार्पण करना होगा। उसके लिए पूर्व तैयारी का यह समय है। हर युवक और युवती को ध्यान में लेना चाहिए कि उन्हें गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए उचित पूर्व तैयारी करनी है। गृहस्थ आश्रम में मुख्य दायित्व गृह संचालन का होता है। घर के सभी लोगों के लिए भोजन बनाना, बड़ों की सेवा करना और छोटों का संगोपन करना, अतिथि सत्कार करना और घर के सभी व्यवस्थागत काम करना ही गृह संचालन है। ये सारे काम अभी ही सीखने चाहिए। युवक और युवती विवाह संस्कार के बद्ध में होकर पति पत्नी बनते हैं। पुरुष से पति होने में और युवती से पत्नी बनने में क्या अंतर है, इसे शास्त्र और परंपरा से तथा अन्य के उदाहरण से जानना महत्वपूर्ण है। स्वयं के अनुभव से तो विवाह के बाद जाना जाएगा। वंश परंपरा, कुल रीति, पूर्वजों से संबंध, कुटुंब रचना, संस्कृति, धर्म आदि विषय की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। यह जानकारी घर के वृद्धों से प्राप्त करनी चाहिए। इस दृष्टि से घर में वृद्धों की निकटता बनानी चाहिए। हमारी समाज रचना कैसी है, उसमें वर्ण, जाति, कुल, गोत्र आदि कैसी रचना है, आज कैसी स्थिति है, उसमें युगानुकूल क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। 10वां, भावमयता। श्रम, व्यायाम आदि से शारीरिक विकास, योग से मनोविकास, अध्ययन से बुद्धि विकास होने के साथ साथ जीवन में भावमयता, रसमयता और सौंदर्य बोधता भी चाहिए। अभी इस पड़ाव पर श्रृंगार, नृत्य गीत आदि का आस्वाद तो नहीं लेना है, परंतु संगीत का अभ्यास करना आवश्यक है। उत्तम कोटि के संगीत के स्वर, ताल, लय के अभ्यास में सौंदर्य बोध, रस, कोमलता, भाव प्राणता प्राप्त होती है। इसलिए संगीत का अच्छा अभ्यास करना चाहिए। यह संगीत श्रृंगार प्रधान, उत्तेजना प्रधान, छिछला नहीं होना चाहिए। वह गहरा अनुभव देने वाला, भावप्रण, अभिजात, सुरुचि और संस्कार प्रधान होना चाहिए। गाने के साथ साथ यदि बजाने का भी अभ्यास हो तो बहुत अच्छा है। वीणा, बंसी, शहनाई, तबला, मृदंग आदि बजाना सीखना भी उत्तम है। शिल्प, कढ़ाई, बुनाई जैसी कारीगरी और चित्रकला जैसी कला सीखना भी सौंदर्य बोध का विकास होने में सहायभूत होता है। युवा को निष्क्रिय काल स्वाद नहीं अपितु सक्रिय काल साधक बनना चाहिए। संगीत सुनना नहीं अपितु गाना और बजाना, चित्र का प्रदर्शन देखना ही नहीं अपितु चित्र बनाना आना चाहिए और आना आवश्यक है। व्यायाम, योग, संस्कार, ज्ञान आदि की साधना के समान कला भी एक साधना ही बननी चाहिए, तभी वह व्यक्तित्व के साथ समरस बनती है। 11वां, धर्मानुकूल अर्थार्जन के 10 सूत्र हैं। पहला, यदि तुम्हारा वंश परंपरागत व्यवसाय है तो वही करो, उसी की शिक्षा प्राप्त करो, उसी व्यवसाय में कुशल बनो और समाज की सेवा के रूप में करो। यदि तुम्हारे कुल में कोई व्यवसाय है परंतु तुम्हारे पिता नहीं कर रहे हैं तो तुम स्वयं उसे अपनाओ, करो और उसमें निपुण बनो। यदि तुम कुल का व्यवसाय करना चाहते हो और शास्त्र से और शस्त्र जानने वाले से अपनी प्रकृति जानो और उसके अनुरूप व्यवसाय की निश्चिति करो। तुम उत्पादक व्यवसाय करना चाहते हो तो उसे श्रम आधारित बनाओ। यंत्र, विद्युत आदि मानव निर्मित ऊर्जा दूसरों को मजदूर और नौकर बनाने के आधार पर ना करो। पर्यावरण की और उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि हो ऐसा उत्पादन ना करो। यदि तुम वाणिज्य करना चाहते हो तो उसमें अनुत्पादक निवेश कम से कम हो ऐसा करो। यदि तुम शिक्षक, चिकित्सक, धर्माचार्य, पुरोहित बनना चाहते हो तो तुम्हारा अर्थ अर्जित नहीं होगा, समाज तुम्हारी चिंता करेगा। तुम समाज पर श्रद्धा रखकर सेवा के रूप में अपना काम करो। उत्पादक उद्योग में नौकरी करना अर्थार्जन का सबसे अधम तरीका है। तुम वैभव की कामना अवश्य करो परंतु शांति, सद्भाव, प्रेम, न्याय, नीति, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि की कीमत चुकाकर वैभव प्राप्त नहीं करना। इन सब की कीमत देकर अगर वैभव मिलता है तो वो प्राप्त नहीं करना। इससे किया हुआ अर्थार्जन अनर्थार्जन है, इससे बचो। 12वां, युवा राष्ट्र की धरोहर।
युवा राष्ट्र की प्राण शक्ति है, युवा राष्ट्र की कार्य शक्ति है और राष्ट्र की समृद्धि, पराक्रम और पुरुषार्थ, विजयश्री, विकास, वैभव और सामर्थ्य आदि का आधार युवा शक्ति पर है। अतः हर युवा को सामर्थ्य की साधना करनी चाहिए। सामर्थ्य की ये साधना केवल अपने आप को केंद्र में रखकर नहीं, वरन राष्ट्र को केंद्र में रखकर करनी चाहिए। हर युवा को राष्ट्रीय होना चाहिए। अपने राष्ट्र का स्वभाव क्या है, यह जानना हर युवा की शिक्षा का प्रमुख अंग है। उस स्वभाव को आत्मसात करना ही शिक्षा है। हर युवा को स्मरण में रखना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारत आत्मवादी राष्ट्र है। आत्मा और अध्याय क्या होता है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। भारत की प्राचीनता, सनातनता, भारत की ज्ञान संपदा, भारत की समृद्धि, भारत की संस्कृति, भारत की जीवन व्यवस्था, भारत का जीवन मूल्य आदि को आत्मसात करना ही सच्चा भारतीय होना है। युवा में जो सामर्थ्य है वह इसके लिए ही तो है। आत्मविश्वास से पूर्ण होना, कल्पनाशील होना, साहसी होना, महान लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा होना, उसे प्राप्त करने हेतु सर्व सामर्थ्य से प्रयास करना युवा का स्वभाव है और हर युवा को युवा ही होना चाहिए। युवा वह है जिसे कोई बात असंभव नहीं लगती, कठिन नहीं लगती। राष्ट्र के समक्ष जो संकट है उसे दूर करने के लिए सारे मनोभाव समर्पित हों तो भारत के लिए विकास के सारे मार्ग खुल जाएंगे और खुले ही हैं। 13वां, स्त्री पुरुष मैत्री का खतरा। आज जमाने में युवक युवती मैत्री की आलोचना करना बहुत बड़ी धृष्टता है। कोई सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, उल्टे ऐसे बोलने वाले की आलोचना करेंगे। युवा तो बिल्कुल ही सुनेगा नहीं, परंतु सत्य और हित की बात करनी ही चाहिए। पर स्त्री और पर पुरुष की संकल्पना भारतीय जीवन विचार में इतनी गहरी है कि पुरुष के लिए केवल अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियां माता, बहन और पुत्री के समान हैं और स्त्री के लिए अपने पति को छोड़कर सारे पुरुष भाई, पुत्र और पिता के समान हैं। आज इस बात का स्मरण करने की बहुत ही आवश्यकता है। स्त्री और पुरुष की मैत्री का केवल एक ही उदाहरण भारत में दीर्घ इतिहास में मिलता है, यह है कृष्ण और द्रौपदी का। परंतु वे दोनों अपवाद हैं। द्रौपदी के 5 पति थे, क्या इसका सामान्यीकरण हो सकता है? उसी प्रकार उसकी श्री कृष्ण के साथ की मैत्री का भी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्री और पुरुष का स्वस्थ संवाद नहीं हो सकता। अध्ययन हो, चिंतन हो, शास्त्रार्थ हो, दोनों साथ मिलकर कर सकते हैं, परंतु इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए मानसिक स्वास्थ्यता की आवश्यकता होती है। शारीरिक, जैविक, मानसिक, बौद्धिक और चित्तवृत्तियों के सामर्थ्य को बचाए रखने के लिए भी दूरी आवश्यक है। यही स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की रक्षा है, सामर्थ्य वृद्धि है। गृहस्थ जीवन में पदार्पण करने के बाद पति पत्नी के संबंध की गहराई के लिए यह दूरी उपकारक है। 14वां, विकास के अवरोधक। विकास का बड़ा अवरोधक है आज का मोबाइल। फिर से ऐसा ही होगा, कोई मानेगा नहीं, परंतु शांत बैठकर स्थिरतापूर्वक विचार करें और देखें मोबाइल के आने से स्मरण शक्ति कम हुई है कि नहीं। क्या आपको मोबाइल नंबर याद है? पहले याद रहते थे आधे से ज़्यादा। निश्चितता कम हुई है, पहले निश्चितता जो है कम हुई है। जो निश्चितता थी कि जा रहे हैं तो वहीं जा रहे हैं, वहीं लौट के, अब वो कम हो गई है। भाषा का विकास गया, अवरुद्ध हो गया। लोक संपर्क कृत्रिम हो गया, हेलो हाय हो गई, खत्म। सामने मिलते नहीं, प्रत्यक्ष मिलते नहीं, प्रत्यक्ष पढ़ते नहीं, और पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन हो गई है। ये बहुत बड़ा घाटा है। सुविधा के नाम पर हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। युवा शक्ति का दूसरा अवरोध तत्व यंत्र और पेट्रोल तथा तत्सम ऊर्जा से चलने वाले वाहन। सामने दिखाई देता है वह है विपुल और श्रम रहित उत्पादन तथा तेज गति परंतु शारीरिक क्षमताओं का ह्रास, अर्थार्जन की परतंत्रता और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य की हानि जैसा भयानक घाटा सारा विश्व भुगत रहा है। फिर भी वही पहलू है, सुविधा के नाम पर हम बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तीसरा अवरोध तत्व है उपभोग हेतु मिलने वाली सामग्री। प्लास्टिक तथा रसायनों का प्रयोग के कारण सर्व प्रकार के स्वास्थ्य की अपरिमिति
हानि हो रही है जिसका हम नाप ही नहीं सकते। अपरिमित हानि हो रही है। और सबसे बड़ा अवरोध है शिक्षा का, जो विनाश को ही विकास कह रही है और युवा शक्ति उसमें फंस गई है। आकर्मण्यता, विचारहीनता, स्वाभिमान शून्यता, जीरो, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, दुष्चक्र में फंसकर युवा आजकल भटक गया है। विवशता, हताशा और निराशा से ग्रस्त है। ऐसे युवा राष्ट्र की धरोहर नहीं बन सकता। भारत जैसे महान देश में युवा शक्ति का निर्माल्य होना लंबे समय तक संभव नहीं हो सकता। स्वयं युवा को परिवर्तन के लिए पहल करनी चाहिए। 15वां, अवरोध को दूर करने हेतु युवा क्या करें? युवा स्वतंत्र है, युवा समर्थ है और युवा विकास चाहता है, युवा विजय चाहता है। अतः युवा को ही विचार पूर्वक निर्णय करना है, निश्चय करना है और निश्चय के अनुसार निर्णय का क्रियान्वयन करना है। युवा के पास गति है, धैर्य है, कार्य शक्ति है, संयम कम है, उत्साह है, लगे रहने का निर्धार कम है। इसलिए युवा को चाहिए कि वह बड़ों से, अनुभवी जनों से, शास्त्रों से मार्गदर्शन प्राप्त करे और उस पर विचार करे और व्यवहार का नियमन बनाए। 16 से 25 वर्ष की आयु बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बड़ा अवसर है और अभी दायित्व नहीं है। आगे कुटुंब का दायित्व आने वाला है। अतः अभी इस मुक्त अवस्था का भरपूर उपयोग कर लेना है। इसी समय स्वाश्रय, स्वावलंबन, स्वतंत्र विचार कर अवरोध को पहचानना है, समझना है और उन्हें परास्त करना है। उच्च शिक्षा के नाम पर बौद्धिक स्वतंत्रता की जो व्यापक व्यवस्था देश भर में निर्माण हुई है, उससे बचने की बहुत आवश्यकता है। समय, शक्ति, धन का व्यर्थ व्यय करने के बाद जो व्यवस्था निर्माण हो रही है, उसके चुंगल से बचकर अपने लिए उत्तम उद्यत जीवन लक्ष्य सामने रखकर उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करने की आज आवश्यकता है। भारत को यदि आत्मनिर्भर बनना है, अपने ही तंत्र पर चलने वाला बनना है, विश्व के संकटों से मुक्त करने वाला बनना है, भारतीय ज्ञान संपदा को जीवन का अधिष्ठान बनाना है, तो युवा को ही सिद्ध होना होगा। वृद्धों के, अनुभवियों के और विद्वानों के मार्गदर्शन में युवा जब पुरुषार्थ परायण होंगे, तभी भारत का परम वैभव प्राप्त होगा। 16वां, क्या युवा यह सहेंगे? विश्व में सबसे प्राचीन और सर्वाधिक समृद्ध देश को विकसित नहीं अपितु विकासशील देश कहा जाता है। क्या देश का युवा यह सह सकता है? विश्व के सर्वाधिक ज्ञानवान देश, एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जो विश्व के प्रथम 200 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त कर सके। क्या देश का युवा यह सह सकता है? विश्व में आज भी सर्वाधिक बुद्धिमान युवा भारत में होने पर भी सर्वर, ट्विटर, विंडो भारत का अपना नहीं है, हमारे फॉन्ट नहीं है। क्या देश का युवा यह सह सकता है? क्या भारत जैसे सांस्कृतिक विरासत वाले राष्ट्र पर पश्चिम की सेमेटिक विचारधारा का आक्रमण हो रहा है और हम बेसुध हैं? क्या भारत का युवा यह सह सकता है? सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता को विश्व ने माना है, परंतु आज इन्हीं बातों के मानक पश्चिम में बन रहे हैं और भारत का राजकीय, आर्थिक, बौद्धिक और धार्मिक नेतृत्व उसका स्वीकार कर रहा है। क्या भारत का युवा यह सह सकता है? क्या भारत का युवा इसे सहेगा? पश्चिमी देशों की भौतिक विज्ञान की और अमाननीय तंत्र ज्ञान की प्रगति भारत के बुद्धिमान युवाओं के कारण होती है। यही पश्चिम के देश भारत को गाली देते हैं। क्या भारत का आज का युवा ये सहेगा? यदि हाँ, तो युवा को युवा कहना बेईमानी है। यदि नहीं, तो युवा के सामर्थ्य को यह बड़ा आह्वान है। विजयी बनने का निश्चय करने का हमें करना है। 17, क्या युवा मान सकता है कि आज की विश्व में सर्वाधिक समृद्ध देश भारत ही है? कि विश्व में सर्वाधिक प्राचीन और सनातन देश भारत है? कि विश्व प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व में सर्वाधिक ज्ञानवान देश भारत ही है? कि विश्व में सर्वाधिक सुसंस्कृत और सभ्य देश भारत ही है? कि विश्व में कम से कम हिंसा करने वाला देश भारत ही है? कि विश्व में संपूर्ण विश्व का भला चाहने वाला देश केवल भारत ही है? कि धनवान, बुद्धिमान और सत्तावान की अपेक्षा सन्यासियों का आदर करने वाला एकमात्र देश भारत ही है? कि आज भी संयम, धैर्य, श्रद्धा, विश्वास बनाए रखने वाला देश भारत ही है? कि आज भी कुटुंब व्यवस्था और कुटुंब भावना को सुरक्षित रखने वाला देश एकमात्र भारत ही है? यदि नहीं जानते हैं तो इसके 2 कारण हैं
एक है सारी बातें देखने के लिए हमारे पास दृष्टि नहीं है, दूसरा यह है कि ऐसी दृष्टि हमें देने की किसी ने चिंता ही नहीं की। परिणाम है आत्मविस्मृति का। युवाओं के सामने चुनौती है कि आत्मस्मृति के गर्त से बाहर निकलें, अपने आप को जाने, भारत को पहचाने और विश्व में अपने योग्य स्थान प्राप्त करें। उसके बाद विश्व को भी संभालें। विश्व को भारत की आवश्यकता है, बाजार के रूप में नहीं, एक गुरु के रूप में। 18वां, प्राण, बुद्धि और आत्मा। युवा राष्ट्र की प्राण शक्ति है, कार्य शक्ति है, प्रौढ़ राष्ट्र की बुद्धि शक्ति है और वृद्ध राष्ट्र की आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति से प्रेरित होकर, बुद्धि के नियंत्रण से होकर प्राण जब विजय के लिए प्रस्थान करता है, तब उसका विजय रथ कोई रोक नहीं सकता। विजय निश्चित है, परंतु ऐसा होने के लिए प्राण को नियमन में रहना होता है और नियंत्रण में रहना होता है। अपने माता पिता और शिक्षकों का नियंत्रण को जो स्वेच्छा से स्वीकार करता है, वही युवा विजयी हो सकता है। अपने घर के और आसपास के वृद्धों को जो आशीर्वाद प्राप्त करता है, वही युवा विजयी हो सकता है, नहीं तो विजय का आभास भी नहीं होता। इसलिए भारत में पीढ़ियों के साधन की व्यवस्था बनी है। पूर्व पीढ़ी अपनी ज्ञान कौशल समृद्धि की विरासत नई पीढ़ी को प्रेम और विश्वास से सौंपती हैं और नई पीढ़ी उसका आदर और श्रद्धा से स्वीकार करती हैं। प्रेम, विश्वास, आदर और श्रद्धा जब जोड़ने वाले तत्व होते हैं, तब परंपरा समृद्ध बनती है। जब जोड़ने वाले तत्व नहीं होते, तब युवा की कार्य शक्ति उच्च संखल और निरंकुश बन जाती है और प्राणों की बुद्धि और आत्मशक्ति निराशा और हताशा होकर विफलता का अनुभव करती है। ये शक्ति दुखी होती है क्योंकि युवा उनकी संतति है, उनका ही विस्तार है। अतः युवा को अपने बारे में, अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं और कृति के बारे में सावधान रहना है, सावध रहना है। 19, युवाओं के माता पिता को अपनी संतानें जब युवा होती हैं तब उनके साथ मित्र समान व्यवहार करें, ऐसा आर्य चाणक्य का मार्गदर्शन है। मित्र वह होता है जिसे हम अपने तत्व का भरोसा कर सकते हैं, वह सदैव अपना भला ही चाहेगा, ऐसा ही विश्वास होता है, और जिसके साथ हम अंतरंग रहस्य की बातें भी कर सकते हैं। अतः माता पिता को चाहिए कि वे अपनी युवा संतानों को मित्र बनाएं और उन्हें भी मित्र बनना सिखाएं। मित्र होने पर भी युवाओं को माता पिता से बहुत सीखना है और माता पिताओं को बहुत सिखाना है। ये सीखना सिखाना मित्रतापूर्ण व्यवहार से होना आवश्यक है। प्रथम तो सीखना और स्वतंत्र बनना, स्वतंत्र निर्णय कैसे किया जाता है, यह सीखना आवश्यक है। निर्णय की प्रक्रिया में पूर्ण मार्गदर्शन करने के बाद भी संतान के निर्णय को मान्य करना माता पिता का काम है, तो माता पिता के मार्गदर्शन का हृदय और बुद्धि से स्वीकार करना युवकों का कार्य है। जीवन लक्ष्य निर्धारित करना सिखाना माता पिता का परम कर्तव्य है, तो कुल परंपरा का आदर करना पुत्र का कर्तव्य है। शील, संस्कार, संस्कृति और धर्म के निष्कर्षों पर खरा उतरने का आग्रह माता पिता को रखना चाहिए और उसे इस प्रकार संतानों से संक्रांत कराना चाहिए जिससे वे संतानों का अपना आग्रह बन जाए, उसके पालन के लिए चौकीदारी ना करनी पड़े। 20वां, गृहस्थ आश्रम में पदार्पण से पूर्व साधना का काल बीत रहा है। ब्रह्मचार्य आश्रम पूर्ण होने को है। गृहस्थ आश्रम प्रतीक्षा कर रहा है। वर के लिए वधू और वधू के लिए वर का चयन हो गया है। कुटुंब से भी सब विवाह की तैयारी में जुट गए हैं। युवा को भी लग रहा है कि अब साधना का काल समाप्त होकर सुख और आराम का काल आएगा, परंतु स्मरण रहे कि गृहस्थ आश्रम भी साधना ही है, केवल वह रसिक साधना है। विवाह संस्कार के बारे में जानना और समझना वर और वधू दोनों का काम है। विवाह के उद्देश्य, विवाह का तात्पर्य, विवाह की विधि आदि सब जानना लाभदायक है। विवाह समारोह में आजकल बहुत अधिक खर्च होता है, बहुत तामझाम होते हैं, असंस्कृत नाच गान, मदिरा सेवन आदि होता है। युवाओं को चाहिए कि जो भी असंस्कृत और निरर्थक है उसका त्याग करें और सुसंस्कृत पद्धति को अपनाएं। शिक्षित युवा यदि पहल करते हैं तो शेष समाज भी उसे अपनाने के लिए प्रेरित होगा। भारत में विवाह संस्कार का दर्जा प्राप्त है। पश्चिमी सभ्यता में विवाह को करार माना गया है, जिसकी व्यवस्था और रक्षा कानून से होती है। भारतीय युवा को चाहिए कि वह विवाह को कानून का आश्रय न देकर संस्कार के रूप में उसका स्वीकार करे। विवाह के साथ ही युवा ब्रह्मचार्य पूर्ण कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अध्याय 5 साधनामय युवा अवस्था समाप्त। इति शुभम।